इस तरह का तमाशा मीडिया जो किस तरह के मुद्दे पैदा करता है, किस तरह पॉलिटिकल एक हेट स्पीच चल रहा है, वो हेट स्पीच को बेच रहे हैं। आए दिन वहाँ रोहिंग्या है, आए दिन वहाँ मुसलमान है, आए दिन वहाँ मस्जिद है। वो हेट स्पीच को बेचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, उसी पे सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसा मॉडल आपको ढूंढे नहीं मिलेगा, दुनिया की मीडिया में ढूंढे नहीं मिलेगा। या यूथ को बोल रहे हैं कि भाई एक काम करो, तुम बेरोजगार हो भूल जाओ, लेकिन ये सोचो तुम्हारे राम खतरे में है। मतलब इससे झूठा कुछ भ्रम नहीं हो सकता कि राम का मंदिर या कृष्ण का मंदिर बनाना, कि जब आप उनकी वैल्यूज़ की बात ही ना करो। मैं कहूँ कि मुझे गांधी का मंदिर बनाना है और उसके लिए मैं तलवार लेके सड़क पे उतर जाऊँ, तो ये वैसा मजाक होगा कि मैंने गांधी को मतलब ही नहीं रखा कि गांधी ने किया क्या था, गांधी ने कहा क्या था। बस एक बात है कि जो हो रहा है उसकी जय जय बोलनी है, और अगर आप उसकी जय नहीं बोल रहे हैं तो फिर आप एंटी इंडियन है, आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान तो मैं चली जाऊँ, मेरी टिकट तो कराओ, वहाँ पे घुसने नहीं देंगे, अमेरिका में जाने नहीं देंगे, रिश्ते आपके वहाँ से भी खराब हो रहे हैं, टिकट करा दो रहने की, चले जाएंगे। है ना, वो लोहिया जी का एक डायलॉग था कि जिंदा कौमें इलेक्शन का 5 साल इंतजार नहीं करती हैं सरकारें बदलने के लिए, लेकिन उसको मान हटा भी दे तो 5 साल के बाद तो एक मौका आता ही है। वरना तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बदले ना गई। दुनिया बदलती रही है लगातार। किस देश में सरकारें नहीं बदली हैं, किस देश में सिस्टम नहीं बदले हैं, इस देश में तख्ता पलट नहीं हुआ। और हम ऐसा बताना चाहते हैं कि पैसा और फेम तो बहुत ख़राब चीज़ें होती हैं, लेकिन हम सबके घर में एक शीशा होता है, हमको कभी कभी वो देखना चाहिए। हेलो पीपल, यू वाचिंग द स्टूडेंट। और आपको पता है कि यहाँ किस तरह की बातें होती हैं। यहाँ पे बातें कुछ रियल टॉक होगी, कुछ फन टॉक होगी, और कुछ आजकल के रियल इश्यूज पे बात होती है। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आयुषी, और ये शो उन लोगों के लिए है जो अपने लेक्चर्स से ज़्यादा लाइफ लेसन्स को सुनना चाहते हैं, जो रील्स और रियल मोमेंट के बीच में अपनी आवाज़ ढूंढ रहे हैं, और जिनको जेन्युइनली अपनी आवाज़ उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। इसीलिए हम द स्टूडेंट आपके दोस्त हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने प्रोटेस्ट किया करप्शन के अगेंस्ट, अपनी पेन को तलवार बना करके उन्होंने कई कार्टून्स बनाए जिसने गवर्नमेंट की नींव भी हिला दी थी। वैसे तो सबसे बड़ी बात है वो बिग बॉस में जा करके वहाँ पे भी सर्वाइव कर गए। उनके बारे में आज बात होगी, उनसे बातें होंगी और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। सो गाइस, बहुत सारी तालियों के साथ सबसे पहले स्वागत करते हैं फियरलेस जर्नलिस्ट, फियरलेस कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी जी। सर, वेलकम टू द चैनल पहली बात तो। और इससे पहले कि हम कोई बहुत सीरियस बात डिस्कस करते हैं, एक बहुत लाइट क्वेश्चन के साथ ओपनिंग करती हूँ मैं। जब हम लोग कोई काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, कोई एक ना एक मोमेंट हमारे करियर में आता है जो लगता है भाई ये क्यों हुआ, एम्बैरेस हो गए। आपने भी कई कार्टून्स बनाए हैं अपनी लाइफ में। एक ऐसा कार्टून जिसके पीछे आपने फीडबैक सुना एंड यू लाइक कि ये क्या फीडबैक दे दिया इसके लिए, ऐसा कोई कार्टून जिसपे बहुत फनी सा फीडबैक आया हो या एम्बैरेसिंग सा कोई फीडबैक आया हो? मुझे वह तो याद नहीं, मतलब बहुत सारे लोग मेरे कार्टून्स के खिलाफ बात करते रहे हैं, और वो बहुत सारे रहे हैं। इवन एक समय था कि बहुत सारे कार्टूनिस्ट, बहुत ही, ये मुझे आश्चर्य की बात लगती है कि वो एक कुछ कार्टूनिस्ट से मिलकर एक मैगजीन निकालते हैं या एक कार्टूनिस्ट रन करते हैं। तो एक बार उन्होंने पूरा अपना इशू निकाल दिया था मेरे कार्टून्स के अगेंस्ट। मुझे पता नहीं कि वो किस सोच से, मतलब किस जगह से वो आइडिया उनके पास आया था, किस स्पेस से सोच रहे थे। हाँ। कि ऐसे में जब इवन मेरा वो मुकदमा चल रहा था या मेरी गिरफ्तारी हुई थी, उस दौरान की बात है, उन्होंने पूरा एक इशू निकाला कि जिसमें उन्होंने पूरी तरह मुझे क्रिटिसाइज़ किया। तो और तमाम कार्टून्स बनाए मेरे बारे में, तो मुझे देख के अच्छे लगे वो कार्टून्स। और उसके अलावा ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक बात थी, और उस समय शायद मुझे थोड़ा गुस्सा आया होगा, पर मुझे फ़नी लगता है कि हाँ, ऐसे भी होता है इस दुनिया में। ये भी बढ़िया है। कई बार हम सोचते हैं जहाँ से सपोर्ट आएगा वहीं से सबसे बड़ा ये एम्बेरसमेंट आता है। पता नहीं मेरे लिए था या उनके लिए था, बट सब ये अच्छा था। आपने ऐसे कहा तो मैं वही सोच पाया अभी। हाँ, ये तो है। मतलब आप कई बार कहीं से सोचते कुछ है, हो कुछ जाता है। अभी आपने बोला ना कि जब आपके ऊपर चार्जेस थे, ये सब था, तो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप बिग बॉस में गए, आपने प्रोटेस्ट किया, आप कार्टूनिस्ट बने, आपने ऑलमोस्ट लाइक जितनी ड्रामेटिक इवेंट्स हो सकते हैं एक जर्नलिस्ट की लाइफ में, आपने वो सब एक्सपीरियंस किया। अगर आप रेट करने पे आएंगे तो आपकी लाइफ का सबसे ड्रामेटिक मोमेंट अभी तक का क्या रहा है? ऑफ कोर्स वो जो जब गिरफ्तारी हुई मेरी, क्योंकि पहले वेबसाइट बैन हुई, फिर हम लोग एक एक्टिविज्म, मतलब एक कैंपेन चलाया, तब इवन वेबसाइट बैन होने के साथ ही, क्योंकि पहले तो मैं सिर्फ कार्टून्स के जरिए कुछ एक्टिविज्म कर पा रहा था, फिर जब वेबसाइट बैन हो गई, चार्जेस हो गए, तो
फिर मैं फ्री स्पीच के लिए हम लोगों ने एक कैंपेन स्टार्ट किया, जिसके लिए लोगों से मिलना, काम करना, वो भी बहुत हैपनिंग था, बहुत अच्छा था। पहली बार इस तरह हम लोग देख रहे थे कि ऐसे हो सकता है, अलग अलग शहरों में लोगों को जोड़ना, सड़क पर उतरना, किसी भी मुद्दे को कैसे बड़ा बनाते हैं, कैसे उस पर सपोर्ट लाते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, उसको लेके वो सब एक अनुभव था। लेकिन ऑफ कोर्स वो जो गिरफ्तारी वाला एक सिलसिला गुजरा, वो सबसे हैपनिंग था, क्योंकि वो पता नहीं था ना, ये चीज़ें वैसी हैं जो आपने कभी नहीं की। आप कभी जेल नहीं गए, आप कभी लॉकअप नहीं गए, कभी गिरफ्तार नहीं हुए, और कभी आप कोर्ट में पेश नहीं किए गए जज के सामने, जैसे आप सिनेमा में टीवी पे देखते हैं। तो वही चीज़ें बहुत याद भी रहती हैं, वही चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं बाद में, कि जो बहुत अलग होती हैं। वो मेरे से दोबारा भी कभी नहीं हुआ, उम्मीद करता हूँ होगा भी नहीं। तो वो चीज़ें ऐसी थी जो बहुत हैपनिंग थी, और बहुत कम समय का अंतराल था, चीज़ें बहुत तेज तेज हो रही थी, तो वो समय मेरे ख्याल से बहुत ड्रामेटिक था। असीम, सिर्फ आप ही हैं जो जेल जाने को हैपनिंग बोल सकते हैं। दूसरी चीज़, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, असल में लेकिन जब आप देखेंगे कोई भी, अब मैं इतने साल बाद, 12 साल बाद अगर मुड़ के देखूं, तो आप उसमें खुश, मतलब उसमें कोई दुखी होने जैसा भी सेंस नहीं है। मतलब आप खुशी या दुख इसके अलावा देखते हैं कि अच्छा क्या था, तो आप देखते हैं कि हाँ, एक अलग तरह का अनुभव था। लॉकअप में जाना, रात के समय पहुंचना, और फिर देखना कि वहाँ लोग ज़मीन पे सो रहे हैं, फिर अच्छा, फिर कहीं सिकुड़ के कोने में थोड़ा सा डरा होके भी, करीब 18 आदमी थे लॉकअप में, सो जाना, फिर उठना, और फिर वहाँ का समझने की कोशिश करना कि क्या है ये 18 लोग, कौन कौन है, किस किस आरोप में, क्योंकि आप पहली बार लॉकअप गए। तो डिटेन होने की बात अलग है, डिटेन होने में आप प्रॉपर्ली ऐसे बाकी लोगों के साथ रखे भी नहीं जाते हैं, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ था। तो वहाँ पर उस लॉकअप के अंदर एक अलग पॉलिटिक्स, एक अलग लोगों के बीच की केमिस्ट्री, लोग हैं उसमें से कोई है जो किसी बैंक फ्रॉड में आया है, एक आदमी था वो चश्मा लगाए, बड़ा सिंसियर और सही व्यक्ति लग रहा था, मेरी उससे बात हुई। अभी तक हम लोग समहाउ टच में है, पता लगा वो कुछ लोगों के फ्रॉड में उन लोगों ने उसको फंसा दिया, ऐसे करके वो भी आ गया, एक पूरा टीम था। एक आदमी था जो इसलिए लॉकअप में था कि उसने गटर का ढक्कन चुराया था, पर वो इतने नशे में था कि वो उसी गटर के ढक्कन को सर के नीचे रख के सो गया। तो मतलब हाँ, वो मतलब ओवरऑल मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि वो बहुत ख़राब या अच्छा, पर वो एक एक्सपीरियंस था, बहुत अलग था वहाँ पे देखना, उससे गुजरना। और साथ में बहुत छोटे एक्सपीरियंस में भी मैंने देखा कि लॉकअप ही होता है। अगर आप कभी नहीं गए हैं और कभी अंदर बंद नहीं रहे हैं, तो आपको पता लगता है कि कैद में होना क्या है। जैसे एक छोटा सा रोशनदान था वहाँ पर सिर्फ, और उस पर भी वो लगे हुए थे लोहे के जो तार होते हैं ना, ऐसे जालियाँ कहते हैं जिन्हें, जालियाँ। तो उस तरह के से वो बंद था, लेकिन उसके बाद भी उससे जो थोड़ा सा आकाश दिखता था, वो कितना सुंदर होता है, वो आप तभी जान सकते हैं जब आप ऐसी परिस्थिति में हो। तो मैंने उन लोगों के बारे में सुना है, अपने देश में भी बहुत लोग ऐसे हैं अभी भी जो बहुत लंबे वक्त से जेल में हैं। तो मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि वो आज़ादी को कैसे देखते होंगे। पर कई बार आप छोटे समय में ही, मैं तो कह सकता हूँ कि मैंने उसका एक झलक लिया, लेकिन बहुत लोग जो उससे ज़्यादा गुजरते हैं वो उसको असल मायने में समझ पाते होंगे। आपकी लाइफ में ऐसे 2 इंसिडेंट हुए हैं, एक तो ये वाला जेल, एक आम आदमी एक जेल और बोलता है। आप बिग बॉस हाउस में भी थे, वहाँ के भी कंटेस्टेंट ने यही बोला है कि भाई बाहर दुनिया में क्या हो रहा था हमें नहीं पता। तो आप कंपेयर करेंगे उनको एक बार हमारे लिए? ऑफ कोर्स, और ये पहली बार नहीं है कि जब इस तरह से आप कह रहे हैं, मैंने भी यही महसूस किया। बिग बॉस भी जेल था। बिग बॉस भी जेल की तरह है, और वो मुझे बिल्कुल यही महसूस होता था। क्योंकि जेल में मैं केवल 4-5 दिन था, बिग बॉस के उसमें मैं 4 हफ्ते था, और मुझे सच में आखिरी हफ्ते तक या 3 हफ्ते के बाद में ऐसा लगा था कि अब यहाँ से निकलना ही चाहिए। मेरे लिए बहुत कठिन था कि एक तो अज्ञात लोगों के साथ आप होते हैं, पर वो एक मित्रता बन जाती है, वो उतना अज्ञात नहीं महसूस होता। लेकिन कभी अगर आप बंद नहीं रहे हैं, जब आप एक थोड़ा सामाजिक जीवन से आते हैं, जहाँ लोगों के साथ ही रहते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, रोज़ का है कि बहुत सारे लोगों से मिलना, कुछ कुछ हैपनिंग करना, और वहाँ से अचानक ऐसी जगह पर आना कि जहाँ से एकदम दीवारें बंद हैं और बाहर के लॉन से थोड़ा आकाश दिखता है, तो वो वाकई में जेल जैसा होता है। मुझे याद है कि कोई हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरा करता था, किसी बिजनेसमैन का रहा होगा, एक खास समय पर दिन के। तो सारे लोग जो वहाँ बैठते थे वो उसको देखते थे, जो अंदर थे कि हाँ ये निकला, इतना बजा होगा या ये होगा। वो बच्चों की तरह फिर से वो जहाज देख रहे होते थे अंदर से। तो वो वहाँ पे टाइम बताने के लिए घड़ी भी नहीं होती नहीं, अंदर घड़ी क्या? नहीं थी। वो ओवन का या कोई चीज़ का घड़ी था, जिससे हम लोग थोड़ा गेस करते थे कितना बजा होगा। किसी ने आइडिया लगा रखा था कि इतना आगे पीछे होता है, और कई बार वो रिसेट हो जाता था किसी तरह से। अच्छा, फन क्वेश्चंस हो गए, अब थोड़ा सा सीरियस मुद्दे आते हैं हम लोग। आपके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगे थे, जिस वजह से वो ये था कि आपने करप्शन के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी, कार्टून्स बनाए थे। मेन मुद्दा ये था कि कार्टून्स बनाए थे। आपने बताया ये 12 साल का टाइम हो चुका है इस चीज़ को लेकर के। आपने उस टाइम पे प्रोटेस्ट किया, उस टाइम पे आवाज़ उठाई, अब आप एकदम शांत हो चुके हैं इस सब में, अब आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका रीज़न क्या है? क्या बीजेपी से डर गए, या
तत्कालीन जो गवर्नमेंट है उससे डर गए हैं, या इसका रीज़न ये है कि कलम की धार जो है वो हल्की फीकी पड़ गई है? क्या वजह क्या है, या आपके हिसाब से लगता है कि अब सब ठीक है? नहीं, सब ठीक नहीं है। तो जाहिर सी बात है, जो भी इस देश में रह रहा है वो ये जानता है कि अगर मैं कह भी दूं कि सब ठीक है तो कोई मानेगा नहीं। सब कुछ खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है, पहले से कई गुना ज़्यादा खराब है। पर इसकी बहुत सारी वजहें हैं। जैसे जब भी हम कभी ऐसे एक्टिविज्म में खुद उतरते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें वहाँ पे ला रही होती हैं। ऐसा गलती से नहीं होता, या ऐसा सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता, या हम कभी, मेरे ख्याल से कोई भी एक्टिविस्ट की तरह पैदा ही नहीं होता है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमेशा एक्टिविस्ट ही रहे हर दिन। और जब उसे लगे कि एक मुद्दे पर बात करनी चाहिए, पर उससे बड़ी बात है, एक्टिविज्म की शुरुआत यहाँ से नहीं होती जहाँ से आप नोटिस करते हैं कि ये समस्या है या ये इतनी गंभीर समस्या है कि इस पे काम किया जाए, अभी भी आप एक्टिविस्ट नहीं बनते। एक्टिविज्म की शुरुआत वहाँ से होती है जब आप देखते हैं कि इसका हल क्या हो सकता है। ये तो सोल्यूशन खोजने के बारे में कि आप चीज़ों को बदल कैसे सकते हैं। आपके पास एक आइडिया आता है कि अच्छा, जैसे मैंने कार्टून्स के जरिए किया, मुझे लगा कैसे मैं लोगों को जोड़ सकता हूँ। वो भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक माहौल था जो कि बहुत प्रभावशाली था। ऐसे वक्त पे कुछ करना अलग बात थी। तो शायद वो सही सोल्यूशन, सही हल, या इतना आशावादी होना कि यहाँ पे हम वो कर सकते हैं। और ये बहुत कुछ स्ट्रेटजी के बारे में भी है, ये सिर्फ भावना के बारे में नहीं है। ये सिर्फ घर के बाहर निकल के चिल्लाने लगना या कुछ भी करने लगने के बारे में नहीं है, सिर्फ भूखे अनशन पे बैठ जाने के बारे में भी नहीं है। मुझे लगता है कोई भी लड़ाई और ये लड़ाई तो बहुत ताकतवर चीज़ से होती है, सरकार से होती है, जिसका बहुत सारी संस्थाओं पे नियंत्रण भी होता है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी रणनीति क्या है। आपके पास रिसोर्सेस होने चाहिए, आपके पास बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से वो मैं उस स्पेस में नहीं हूँ, या अब तक नहीं आ पाया कि जहाँ पर मैं उसको सब फिगर आउट कर पाऊँ कि ये सब मैं कैसे बैलेंस करने वाला हूँ और कैसे मैं इसका एक सोल्यूशन लेके भी आ सकता हूँ। क्योंकि समस्या मुझे शायद ये इसमें एक बड़ा कारण है कि वो वक्त पे मैं 25 साल का उम्र का था, 24 साल की उम्र का था, तब ये सोचना अलग बात थी। अभी के समय पे ये सोचना मुझे ये नहीं लगता कि लोकपाल, एक कोई जन लोकपाल कानून बना दें और वो चीज़ों को बदल देगा। अब मुझे लगता है कि एक कानून ही लोगों को बदल देगा, ऐसा नहीं है। या एक हम ये कहें कि गवर्नमेंट को हम चेंज कर दें, किसी दूसरे व्यक्ति को ले आएँ तो सिर्फ वही बदल देगा, वो भी सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन क्या हो सकता है, मैंने ये सोचने की कोशिश भी की। और मतलब एक बड़ा हिस्सा ये रहा कि मैं अपने ऊपर भी काम करता रहा कि मुझे बहुत सारे सवाल अपने ऊपर लगे, तो मैंने उनको समझने की कोशिश की। इंसान को समझना जिसे कहते हैं, कि अपने अंदर की तमाम अच्छाइयों को भी समझना और खराबियों को उससे ज़्यादा, या उनको एनालाइज करना कि क्या अच्छा है और क्या ख़राब है और वो क्यों है और वो क्यों होता है। मेरा इस तरफ एक गहरा इंटरेस्ट पैदा हो गया, तो उधर मैंने कुछ काम किया। और दूसरा मुझे लगा कि असल मुद्दा क्या है जिस पे काम करके हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अभी के देश में जब हम देखते हैं, जब मैं देखता हूँ, मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति है जो जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि हम सब जिम्मेदार हैं। इस देश का बहुमत जिम्मेदार है। एक लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में लोग इतने मैच्योर, इतने समझदार नहीं हो पाए हैं कि वो समझ पाए कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। मुझे लगता है एक वक्त तक वो जाति के नाम पे वोट देते रहे और अब वो धर्म के नाम पे वोट देने लगे हैं। तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया है, बस थोड़े हिंसक ज़्यादा हो गए हैं, थोड़ा ज़्यादा अहंकार है, ज़्यादा फियर है, ज़्यादा क्रोध है, ज़्यादा घृणा है, पहले से कई गुना ज़्यादा। लेकिन आधार पहले भी कुछ और खास नहीं था और आधार मुझे अभी भी कुछ खास नहीं दिखता है। तो सोचते सोचते मुझे लगता है शायद धर्म के बारे में बात करना या लोगों को सोचना सिखाना कि वो अपनी एक सोच विकसित कर सके, कि सिर्फ भय से नियंत्रित नहीं हो, सिर्फ घृणा से नियंत्रित नहीं हो, या ये मेरा धर्म है, ये मेरी जाति है और क्योंकि ये मेरी है इसलिए सुपीरियर है और इसलिए मैं उसको डिफेंड करता रहूँगा और उसके लिए दूसरे को नीचा दिखाऊंगा, या इलेक्शंस में भी उसी तरह बिहेव करूँगा, कैंडिडेट्स को भी वैसे ही देखूँगा, बहुत सारी चीज़ों को वैसे ही देखूंगा। क्या सही है, क्या गलत है देश में, समाज में और कानून में, उसको भी अपने धर्म या जाति की निगाह से देखूंगा। मुझे लगता है कि उसके बाहर निकलने की लोगों को ज़रूरत है। तो सोचते सोचते मैं कई साल पहले मुझे ऐसा लगा कि इस पर काम करना चाहिए। मैं एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं सब ठीक कर सका, उसे पूरा कर सका सही ढंग से, और ऑफकोर्स फिर बहुत सारे चीज़ों ने अगर मेरा साथ दिया, तो शायद मैं उसे एक सामने ला सकता हूँ और इस बारे में बात कर सकता हूँ कि जो मुझे लगा कि हमारा असली मुद्दा इस देश में क्या रह गया है। क्योंकि हम धर्म के एक मुद्दे के आसपास नाच रहे हैं। पहले जाति पे नाचते रहे, बड़ा वोटिंग परसेंटेज वैसे ही डिसाइड होता था। अब आज से कई साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले आप टीवी पे देखेंगे तो चुनाव के पहले की जो न्यूज़ शोज़ होते थे वो इस बारे में बात करते थे कि अच्छा ये वाली सीट है या ये प्रदेश है, इतना परसेंट ये वोट है, इतना परसेंट ना।
दलित वोट है, अपर कास्ट वोट है, फलाना वोट है, मुस्लिम वोट है, बहुत लंबी कहानी है। असल में हम मुद्दों पे बात ही नहीं कर रहे हैं। तो या तो ये देश मुद्दों को भूल चुका है, क्योंकि ये देश जान चुका है कि नेता तो वही होता है जो करप्ट होता है। जो करप्ट नहीं उसको वो नेता बनाना भी नहीं चाहता है। आप किसी छोटे शहर में देखिए कि कोई आदमी खड़ा हो सांसद के चुनाव में और लोगों को पता लगे उसके पास 2 ही गाड़ियां हैं, कोई उसको वोट नहीं करने वाला। वहाँ फर्क पड़ता है कि आपके पास गाड़ियों का एक काफिला है कि नहीं है, उन काफिलों में लोग होने चाहिए, और वो लोग जो काम छोड़ के काफिलों में बैठे घूम रहे होंगे बंदूकें लेके या उस तरह के लोग, वो कैसे होंगे, वो सब जानते हैं। तो लोग इसको स्वीकार कर चुके हैं कि नेता ऐसे ही होते हैं, लीडर्स ऐसे ही होते हैं, वैसे लोगों में ही लीडर्स खोज रहे हैं। दूसरी बात है कि वो धर्म से इतना नियंत्रित हैं कि उनका पूरा जीवन एक, आप व्हाट्सअप देखिए, व्हाट्सअप में क्या चल रहा है, लोग घृणा से भरे हुए हैं दूसरे धर्म के बारे में, दूसरे समुदाय के बारे में। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कोई अच्छे गलत की बात करना, डेमोक्रेसी की बात करना एक मजाक है। कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी, मैंने देखी, जर्मन फिल्म थी, उसका हिंदी इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन था उसके टाइटल का, होता है लुक हु इज बैक। और वो इस बारे में था कि अचानक एक दिन हिटलर उसी बंकर से वापस निकल आता है जहाँ पे वो मर गया था अभी के समय में। अब क्योंकि वो हिटलर है तो उसको समझने में वक्त लगता है कि अभी कौन सा समय चल रहा है, लेकिन वो तो वॉर से निकला है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से सीधे यहाँ प्रकट हो गया है, तो वो वही एजेंडा चला रहा है, वही सब बातें लोगों से करना शुरू करता है। अब क्योंकि वो हिटलर के जैसे गेटअप में, क्योंकि ऑफकोर्स वो हिटलर है, तो लोग उसको एक फनी तरीके से देख रहे हैं और ये मान के चल रहे हैं कि ये आदमी मिमिक्री कर रहा है और ऐसे करके वही चीज़ें दोहरा रहा है, वैसे ड्रेसअप करके, तो कोई उतना ऑफेंड भी नहीं हो रहा है, पर समहाउ धीमे धीमे उसको सपोर्ट मिलने लगता है और धीमे धीमे वो फिर से पावर में जाने लगता है। तो मेरे ख्याल से अगर देश का नागरिक, देश की जनता, देश के लोग ऐसे रहेंगे तो फिर कोई योगी, कोई मोदी, कोई हिटलर, कोई ना कोई आएगा। मतलब अगर लोग शराब मांग रहे हैं, लोग ड्रग्स मांगेंगे तो कोई ड्रग्स सप्लाई कर देगा। लोगों को बदलना पड़ेगा कि वो समझ पाएं कि उन्हें क्या चाहिए। लोगों की डिमांड गलत है और वो डिमांड कोई पूरी करेगा ही करेगा, यही मार्केट है, ये नहीं तो कोई और। तो हम किसी एक व्यक्ति को, किसी एक पॉलिटिशियन को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को एक गालियाँ दे के, उस पर एलिगेशन लगा के, उसको एक्यूज करके हम बरी नहीं हो सकते। मुख्य बात है कि जनता जिम्मेदार है जो इस देश के साथ हो रहा है, और उसको बदलने की लड़ाई इसीलिए मुझे लगता है कि और बड़ी है। वो किसी कानून का विरोध करना, किसी नेता का विरोध करना, किसी पार्टी का, किसी सरकार का विरोध करना, वो वहाँ तक सीमित नहीं है। और मेरे ख्याल से इतनी, शायद मैं ऐसी लड़ाई अब नहीं लड़ना चाह रहा। मुझे लगता है कि अब बात परिवर्तन की जानी चाहिए, और वो लोगों के परिवर्तन से, हम सबके भीतर के परिवर्तन से शुरू होती है। आपने जो अभी जवाब दिया उसमें 3 पॉइंट मैंने नोटिस किए। आपने पहला बोला कि किस तरह से हमारा आजकल के लोग जो हैं वो नफरत की धर्म के उछलने लग गए हैं कि हम ये धर्म से हैं, हम वो धर्म से हैं। एक तो नफरत है। दूसरा आपने बोला जर्नलिज्म, मतलब जो मीडिया है उसका बात आपने उठाए, और तीसरी बात आपने पॉलिटिक्स की बोली। हम लास्ट वाला पॉइंट ड्रॉप कर देते हैं। 2 बड़े मुद्दे हैं, धर्म का मुद्दा और दूसरा हमारे पास मीडिया की जब आप बात करते हैं तो जिस समय पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन चल रहा था उस टाइम पे मीडिया ने भी बहुत साथ दिया था। ठीक है, ये बात तो सच है, कोई नहीं नकार सकता इस बात को। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप मीडिया को देखेंगे ना, तो आपको क्या लगता है कि मीडिया का स्टैंड बदल गया है, या जर्नलिस्टों की जो जबान जो चलती थी वो बंद हो गई है, या सच में जो बोलने वाले जर्नलिस्ट है जो कहते थे कि ये देश के लिए बोलते हैं, ये लोगों के लिए बोलते हैं, जर्नलिज्म का परिप्रेक्ष्य जो था वो पूरा बदल चुका है, शक्ल बदल गई है जर्नलिज्म की। क्या मानना क्या है आपका इस समय के जर्नलिज्म में और उस समय के जर्नलिज्म में जब सच में पत्रकारिता होती थी? इन दोनों में कोई समानता ही नहीं है। अच्छा, अभी का जो जर्नलिज्म है और जो तब का जर्नलिज्म था, मेरे ख्याल से उसमें समानताएं खोजना मुश्किल है। अच्छा, है ना, मतलब डिफरेंस क्या है इसकी बात ही क्या करनी चाहिए, क्योंकि सिमिलरिटी क्या है ये खोजना चाहिए। क्योंकि मीडिया का तो सवाल ही है, मतलब काम ही है सवाल उठाना, यानी कि विपक्ष में रहना, यानी कि ये देखना कि जो सरकार कर रही है वो, क्योंकि अगर आप 2 पक्षों में राज्य को बांटें, किसी देश को, तो आप देखेंगे कि एक तरफ गवर्नमेंट है, एक तरफ जनता है। एक तरफ सरकारें हैं जो लोग सत्ता में हैं, जो कानून बना रहे हैं, उनका पालन करा रहे हैं, और एक तरफ वो जनता है जिसके लिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र है, जनता का शासन, जनता पर, जनता के द्वारा। तो मीडिया मुझे लगता है कि वो संस्था है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता की तरफ है, ना कि सत्ता की तरफ। ऐसे में उसका काम है कि जनता की तरफ खड़े होकर सत्ता से सवाल पूछना और सत्ता को एनालाइज करना, उसकी स्क्रूटिनी करना कि वो जो कह रही है, जो दावा कर रही है, जो काम कर रही है, क्या वो सही है या गलत है। पर अगर, तो ऐसे में आप देखेंगे कि मीडिया एक विपक्ष की तरह काम कर रही है ना, पॉलिटिकल अपोजिशन की तरह, जो मीडिया का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, आइडियली यही होना जो उसकी मौलिक भूमिका है। लेकिन अगर वो भूमिका बदल दे,
अब अगर वो सत्ता की तरफ खड़ी हो जाए तो क्या वो मीडिया रह गई? नहीं, वो तो फिर उनका माउथ पीस हो गई है, उनका माउथ पीस हो गया। तो अभी की मीडिया मुझे लगता है कि वो अपनी भूमिका ही भूल चुकी है। वो जनता के पक्ष में खड़े होकर सत्ता से सवाल नहीं कर रही है, वो सत्ता के डिफेंस लॉयर की तरह काम कर रही है। वो इवन जनता का जो सवाल आ भी रहा है वो उसको जवाब दे रही है, उसको शांत करा रही है, ना कि उसकी तरफ से। मतलब ये वैसा है कि आपका वकील बिक गया है, आपका वकील दूसरी पार्टी से मिल गया है, तो ऐसे में जनता को होपलेस होना चाहिए कि हमने वकील खो दिया है। हम एक मुकदमे में हैं जहां हमारे पास जो लॉयर है वो उनकी तरफ खड़ा हुआ है, लेकिन स्टिल हमें नहीं पता है, वो स्टिल अभी एक्टिंग वही कर रहा है, बिहेव ऐसे ही कर रहा है कि जैसे वो हमारा लॉयर है। तो दिक्कत ये है कि वो लॉयर ने अपना गेम चेंज कर दिया है। और छोटे शहरों में होता है, वकील बिक जाते हैं। जो लोग ये बात जानते हैं उनको समझना चाहिए कि ये इस देश के साथ हो चुका है और उनको अभी अपने वकील को बदलने का समय आ गया है। और वो कठिन है क्योंकि मीडिया बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे जो वहाँ पर पैसा लगाएंगे, बड़ी ताकतें होंगी, और जो बड़ी ताकतें होंगी उनके अपने स्वार्थ होंगे, अपने एम्बिशंस होंगे, अपना कुछ एजेंडा होंगे, और वो जैसे चल रहे हैं तो हमको उम्मीद कम है कि वो जनता के हाथ में आ पाएगा। तो अब पता नहीं इसका क्या तरीका है, लेकिन मीडिया ने तो पूरी तरह से अपना गेम ही चेंज कर दिया है। अब की मीडिया नहीं है, अब की मीडिया नहीं है। अब वैसे भी सोचिए कि आप किसी भी मुझे लगता है कि हम जितना इंटरनेशनल मीडिया को भी जानते हैं, इस तरह का तमाशा मीडिया जो किस तरह के मुद्दे पैदा करता है, किस तरह पॉलिटिकल एक हेट स्पीच चल रहा है, वो हेट स्पीच को बेच रहे हैं। आए दिन वहाँ रोहिंग्या है, आए दिन वहाँ मुसलमान है, आए दिन वहाँ मस्जिद है। वो हेट स्पीच को बेचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, उसी पे सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसा मॉडल आपको ढूंढने नहीं मिलेगा, दुनिया की मीडिया में ढूंढने नहीं मिलेगा। जैसे आज के 10-15 साल पहले अगर हम ये बात करते तो हम ये करते कि इंडियन मीडिया में जो कलर थे, लाल पीला हरा नीला, और बड़े बड़े फॉन्ट और फर्जी एनिमेशंस, कैसे वो एंकर चीखते चिल्लाते थे, वो बहुत अलग था, जो शायद दुनिया में कहा था पता नहीं। तो वैसे ही अभी ये जो हेट स्पीच को बेच रहे हैं, जिस तरह फेक न्यूज़ को बेच रहे हैं, जिस तरह कई बार ऐसा हुआ है कि झूठ बोला गया है, उसको मतलब प्रसारित किया गया है, और इस तरह खुलेआम पूरी मीडिया का, पूरी इंडिपेंडेंट मीडिया का, यानी कि जो गवर्नमेंट रन मीडिया हाउस नहीं है, डीडी न्यूज़ को छोड़ दें तो उसके अलावा बाकी सब के सब भी ऐसे अचानक से माउथ पीस बन जाएंगे। तो ऐसा मेरे ख्याल से ढूंढना मुश्किल पड़ेगा कि ऐसे कौन से देश हैं जहाँ ऐसा हो रहा है। फ्री स्पीच भी हमारी जो है, मतलब मीडिया की जो फ्रीनेस थी वो बिल्कुल हमारा इंडेक्स लो हो चुका है। इस समय एग्जैक्ट डेटा तो मुझे नहीं याद है, बट हमारा डेटा डाउन हुआ है। दूसरी टॉपिक जो मैं आपको बोल रही थी, जो अभी हमने पिन करके रखा था, वो था रंगों का। एज अ कार्टूनिस्ट आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि रंगों का बहुत असर होता है, और अब हमारे यहाँ पे रंगों का खेल चालू हो गया है हमारे देश में। जो मैंने आई थिंक ईयर नहीं बोलूँगी वरना कमेंट में हेट आने लगेंगे, मैं ये बोल रही हूँ कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें रंगों का खेल बहुत पता लगा है। कुछ वजह थी जिसकी वजह से डीडी न्यूज़ भगवा रंग का हो गया, ब्लू से हटा करके। कुछ वजह थी कि हमारे यहाँ किस पर्टिकुलर कलर को एक पर्टिकुलर इंसान की सेनेटी से जोड़ दिया गया, मैं कलर भी बोल रही हूँ भगवा। कुछ पर्टिकुलर रीज़न था कि किसी एक पर्टिकुलर कलर को हेट मिलने लग गई है, दैट इज़ ग्रीन। तो बाजीराव मस्तानी का एक डायलॉग आपको याद होगा जिसमें मस्तानी ने एक लाइन बोली थी कि जब दुर्गा का श्रृंगार होता है तो उनके पास हरे रंग की चूड़ियाँ चढ़ती हैं, और इसी तरह से दरगाह पे भी भगवा रंग का एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन उसमें उन्होंने कलर्स डिफ्रेंशिएट किए थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है। अगर आप भगवा के अगेंस्ट है तो इसका मतलब है कि आप आज के अगेंस्ट हैं। और हमारा यूथ इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा, जो कहते नहीं कि बौखलाया हुआ है। रोड पे निकल जाएंगे, दारू के ठेके पे रुके रहेंगे, वहाँ से दारू खरीदेंगे। ये न्यूज़ है, बल्कि मैं आपको जो बता रही हूँ, न्यूज़ ये थी कि एक दारू के ठेके पे रुक के राम यात्रा निकल रही थी शायद, ठीक है, वहाँ से दारू ली, दारू पी, उसके बाद राम के नारे लगाते हुए निकल गए। दिस इज़ नॉट ट्रू। राम का तो ये परपेक्ष ही नहीं था, ये तो उनको नया बनाया गया। तो ये जो कलर थ्योरी है, ये जो धर्म थ्योरी है, ये यूथ को बिल्कुल बिगाड़ रही है, कहते नहीं कि डाइवर्ट कर रही है रियल इश्यूज से। डू यू थिंक कि यूथ को इसमें पार्ट बना करके, जो मेरा रियल सवाल था, यूथ को इस साइकोलॉजी का पार्ट बना करके ये अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, या यूथ को बोल रहे हैं कि भाई एक काम करो, तुम बेरोजगार हो, भूल जाओ, लेकिन ये सोचो तुम्हारे राम खतरे में है। व्हाट डू यू थिंक? ये इस तरह का कोई उनको डिस्ट्रैक्ट करने वाला ये मुद्दा है? व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? बिल्कुल, पूरी जनता के लिए कि अच्छा, असली मुद्दों पे तो कोई बातचीत ही नहीं है। और आप जब आपने कहा तो मुझे याद आया कि मैं कोई ऐसा देख रहा था एक रील, और एक लड़का चिल्ला रहा था कि वो बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि उस लड़के की एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। वो एक रील इंस्टाग्राम पे मैंने देखी जिसमें वो चिल्ला के बोल रहा है कि हाँ पेट्रोल 15
कि कोई उससे पूछ रहा है कि मोदी ने क्या, कि मोदी को हम हर हाल में लाएंगे। तो रिपोर्टर बोलता है ऐसा क्या किया है मोदी ने? तो बोलता है मोदी ने, उसकी मतलब एक्टिंग बहुत अच्छी थी, वो उस रील को खास बनाती थी। कंटेंट तो हम देख ही रहे हैं कि देश भर में यही चल रहा है। तो बोलता है कि वो मोदी ने क्या किया, पहले ये होता था, मोदी ने वो कर दिया, फिर मोदी ने वो कर दिया। उसकी वो सब जानकारी भी पूरी तरह से वही फेक न्यूज़ पे, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स पे आधारित है। और फिर वो कहता है कि पेट्रोल चाहे 10,000 रुपये का हो जाए, फिर वो बोलता है 1500 का हो जाए, तो कुछ भी हो जाए। मतलब उसकी बातचीत में भी कोई सिंक नहीं है, कोई रीजनिंग नहीं है उसके बोलने के ढंग में, लेकिन वो बढ़िया एक्टिंग कर रहा है। तो बोल रहा है कितने का भी हो जाए हम खरीदेंगे, बस हमको मोदी चाहिए। उसको पता ही नहीं है कि मोदी किस लिए, उसको पता नहीं कि सरकार होती किस लिए। क्योंकि शायद इसके पहले की सरकारों ने भी जनता के लिए उतना कुछ किया नहीं। उनको शिक्षा मुफ्त मिले या बहुत कम खर्चे में मिले, ऐसा हुआ नहीं। उनको रोजगार मिले, ऐसा पहले भी हुआ नहीं। उनको सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज मिले, वो भी नहीं हुआ। उनको पहले किसी सरकार ने भी कुछ खास दिया भी नहीं था। यहाँ की जनता ये जानती ही नहीं है कि लोग कि देश का उनके प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। मतलब एक ऐसा परिवार जहाँ बच्चे जानते हैं कि माँ बाप से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो ये देश उन बच्चों की तरह है, इस देश की जनता की, जिसको कभी आदत ही नहीं रही कि अपने माँ बाप से एक्सपेक्ट करना है, कभी सवाल करना है कि हमको भी इलाज दे दो, सरकारी अस्पतालों को बनाओ और बनाओ कि जहाँ हमको इलाज मिले। अब मैं छोटे से कस्बे से आता हूँ, कानपुर के बगल में शुक्लागंज। वहाँ मैं देखता हूँ कि जरा सी सड़क पे ढेर सारे नर्सिंग होम खुले हुए हैं। कितनी कमाल की बात है, वहाँ पे एक सरकारी अस्पताल है बस, और 8-10 नर्सिंग होम चल रहे हैं। और लोग जाके बेचारे जरा सी बात में एकदम कंगाल होके चले जाते हैं। वो जाके राम मंदिर के नाम पे वोट भी देते हैं, पर ये सोचते नहीं है कि जहाँ पे इतना बिजनेस सर्वाइव कर रहा है नर्सिंग होम का, एक बड़ा सरकारी अस्पताल हो सकता था जहाँ वो कम पैसे में इलाज करा सकते थे, जिसके लिए बेचारे अलग अलग तरीके से पैसे कमाते हैं, निजी नौकरियां करते हैं, छोटी मोटी। छोटे शहरों में तो ये IT नौकरियां है भी नहीं, और उसके बाद फिर वो छोटे मोटे अपने धंधे चला के कुछ पैसा कमा रहे हैं, जिनको भी अब बड़े बड़े बिजनेस ख़त्म किए दे रहे हैं। उसके बाद वो पैसे जो जोड़ते हैं वो 2 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं जब कुछ बात पड़ती है तो। लेकिन उनको पता है कि ये उनका अधिकार नहीं है। तो बुल्ले शाह ने लिखा है कि जो ना जाने हक की ताकत, रब न देवे उसको हिम्मत। तो यहाँ पे इन लोगों को अपने हक की ताकत ही नहीं पता है, उनको अधिकार पता नहीं है कि सरकार से वो ये भी एक्सपेक्ट कर सकते थे। उन्होंने कभी किया ही नहीं है, उन्हें बताया ही नहीं गया है कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता के प्रति कुछ होती भी है। तो ऐसे में उनको एक भ्रम चाहिए, वो भ्रम उनको मिल जाता है राम के नाम पे। और ये मतलब इससे झूठा कुछ भ्रम नहीं हो सकता कि राम का मंदिर या कृष्ण का मंदिर बनाना, कि जब आप उनकी वैल्यूज़ की बात ही ना करो। मैं कहूँ कि मुझे गांधी का मंदिर बनाना है और उसके लिए मैं तलवार लेके सड़क पे उतर जाऊँ, तो ये वैसा मजाक होगा कि मैंने गांधी को मतलब ही नहीं रखा कि गांधी ने किया क्या था, गांधी ने कहा क्या था। तो ये वैसा हो गया है कि लोग ये नहीं जानना चाहते हैं कि राम की बात क्या थी या कृष्ण क्या बोल रहे थे। उनमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि राम इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उन्होंने कुछ महान काम किया था, या कृष्ण इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उन्होंने कुछ महान बात की थी। ये बस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये उनके धर्म के भगवान है। ये बस ये मेरा है, ये बस अहंकार है कि ये मेरा भगवान, मेरा धर्म, मेरा मंदिर और ये बड़ा बनेगा। ये सिर्फ अहंकार है। कोई भगवान, राम की लड़ाई अहंकार के खिलाफ है। रावण को यही तो कहा गया कि वो कौन सा एक लोकगीत है कि रावण जैसा अभिमानी उसमें आता है, कि एक लोकगीत में ऐसे आता है कि जिसमें है कि आई सबकी बारी, पिछले लाइव में था अभी, कि रावण को हमेशा देखा गया है अहंकार के प्रतीक की तरह, और हम अहंकार के लिए, राम हमारे अहंकार का साधन बन गए हैं। तो कृष्ण की लड़ाई है सत्ता के खिलाफ, इंद्र के खिलाफ, राजाओं के खिलाफ, धर्म की युद्ध था उनका, लेकिन सत्ता के खिलाफ, हमेशा सत्ता के खिलाफ था। और अभी आप सत्ता के पक्ष में एकदम बाजा बजा के बता रहे हैं कि यही सब सही है। तो कृष्ण कहते नहीं इंद्र के खिलाफ आवाज उठाना गलत है, तब कैसे होता? कृष्ण कहते हैं कि जो सत्ता में उसके खिलाफ आवाज उठाना गलत, तो कैसे होता? तो कुल मिला के इन लोगों को कोई मतलब नहीं है कि उनकी वैल्यू क्या थी, उनकी बात क्या थी। इनको मतलब है कि वो उनका है तो उसका मंदिर बनेगा। वो असल में सोचना चाहिए कि जब वो कह रहे होते हैं कि राम का मंदिर बनेगा, तो वो किसके अहम की तुष्टि कर रहे हैं? और राम का मंदिर बना रहे हैं कि अपना मंदिर बना रहे हैं? कि उनको जाके वहाँ जो मथुरा में भी शुरू हो गया है, जो कुछ करना है, वो किसका मंदिर बनाना है? अपना बनाना है कि किसी और का? जिसका बनाना है उसके बारे में उनको कुछ आइडिया भी बचा है कि वो क्या था, या उसका मकसद क्या था, या कुछ नहीं बचा है? तो मेरे ख्याल से ये बस एक अंधानुकरण चल रहा है कुछ लोगों की बात का, कुछ लोग उसको बेच रहे हैं। अब यही कमाल की बात है कि आप जिसको भगवान मानते हैं उसको बेच भी लेते हैं, उसका मुद्दों में इस्तेमाल भी कर लेते हैं। एक मेरे मित्र हैं, वो एक इंटरेस्टिंग बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो ट्रैफिक सिग्नल पे कई बार औरतें अपने बच्चे को दिखा के भीख मांगती हैं, वो इसके मतलब इससे उनको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये अपने बच्चे को बेचने की कोशिश कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि
ये वैसा है। अगर भगवान को हम अपने माँ बाप मानते हैं या पूर्वज मानते हैं तो उनको अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए क्या हम बेच सकते हैं? इसके लिए किस हद तक गिरना होगा, और इस बात से इसे अनसब्सक्राइब करने के लिए हमें कितनी चेतना की ज़रूरत पड़ेगी, ये सोचने की ज़रूरत है। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा कंट्रास्ट मतलब छोटा करते हुए मेरा आपसे एक सवाल ये है, आप कार्टूनिस्ट हैं जी। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको आज की पॉलिटिक्स पे कार्टून बनाना होगा तो उसकी शक्ल कैसी दिखेगी? मेरे ख्याल से इसकी अगर एक कार्टून की बात की जाए, मैं कुछ बनाना भी चाह रहा था एक दिन, पर वो 1 साल पहले, पर वो इत्तेफाक से मैंने बीच में रोक दिया, पूरा नहीं किया। शायद पूरा किया तो पब्लिश नहीं किया, या कहीं छूट गया, मैं कहीं और फंस गया था। मुझे लगता है कि अभी का ऐसा होना चाहिए कि जैसे वो रोमन एम्पायर में नहीं उनका वो था, रोमन कोलिजियम था, हाँ, है ना? रोमन कोलिजियम, हाँ। वैसा होना चाहिए, और उसके बीच में उसके चारों तरफ पूरी जनता जो है ना वो हिंदू पॉपुलेशन से, मेजॉरिटी से भरी हुई हो, और बीच में मतलब मोदी जी एक बड़े से बुलडोजर में बैठ के 2-4 मुस्लिमों को कुचल रहे हो। मुझे लगता है कि एक क्रश वीडियो जैसा हो गया है कि आप उनको परेशान करो, उनको हर्ट करो किसी भी तरह से, और बाकी लोग उस पर खुश होंगे, जो आगे चल के आपका वोट बैंक बन जाएंगे, जिसका दोनों बातों का कोई पर्पस नहीं है। वो मतलब इसका कोई पर्पसलेस है, मतलब इसका देश से कोई लेना देना नहीं है। ना तो वो उनके मतलब इस तरह से लगातार मुस्लिमों को टारगेट करने से, माइनॉरिटी को टारगेट करने से वो देश का फ़ायदा है नुकसान कुछ सोच रहे हैं, या वो ऑडियंस कहीं से देश का नुकसान है फ़ायदा कुछ सोच रही है। वो सब एक भय और क्रोध का खेल है। लोगों के अंदर भय बैठाल दिया गया है। लोगों से पूछो कितनी आबादी मुस्लिमों की, तो लोग एक बारे में बता नहीं पाएंगे, लेकिन उनको आबादी इसकी बहुत चिंता है कि देश की डेमोग्राफी बिगड़ रही है। कितने रोहिंग्या इस देश में, उनको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उनको बस ये जरूर चिंता है कि रोहिंग्या इस देश में आते जा रहे हैं और देश को बदल देंगे एक दिन। तो कुल मिला के कुछ ऐसे भय हैं जो लोगों के अंदर बैठाल दिए गए हैं। लोगों ने चेक भी नहीं किया है कि असल में सच्चाई क्या है। उत्तराखंड में कुछ दिन पहले गांव में बोर्ड लग गए थे कि यहाँ रोहिंग्या का घुसना मना है। कितने रोहिंग्या देश के अंदर है, इस बारे में कोई अवेयरनेस नहीं, कोई चेतना नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन बस वो कौवा नाक ले गया है और लोग डरे हुए हैं कि नहीं यहाँ भी हो जाएगा, कि देश को मुस्लिम देश बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। और इस तरह के फेक न्यूज़, इस तरह के फेक नैरेटिव से ये देश चल रहा है, और वो हेट को लगातार मजबूत किया जा रहा है। साबिर नज़र एक कार्टूनिस्ट हैं पाकिस्तान के। उनका एक बड़ा सुंदर कार्टून था, बहुत बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं, और बहुत मतलब खूब एंटी गवर्नमेंट वहाँ पे काम करते रहे। उनका एक कार्टून है जिसमें उन्होंने दिखाया कि नीचे एक भट्टी जल रही है और उसके ऊपर एक पाकिस्तान के सिटीजन का एक चेहरा है, सर है, और उस सर के ऊपर, जो सर के ऊपर का ये हिस्सा उन्होंने खाली कर दिया और उसके नीचे मतलब उसको एक भगोने की तरह दिखा दिया है, कढ़ाई की तरह, एक बर्तन की तरह, और 2 लोग मौलाना खड़े होके, राजनेता या मौलाना खड़े होके उसको बस चला रहे हैं। तो वैसा हो रहा है, मतलब ये डर, ये भय, ये नफरत, ये पकाई जा रही है लगातार। तो ये एक चीज़ है जो चल रही है, मतलब पूरी तरह से, बहुत हर जगह होता होगा, पर यहाँ पे हम इसको अपने सामने देख रहे हैं होता हुआ, और कैसे सारे मुद्दों को खाता जा रहा है। ना तो गरीबी अमीरी की बात है, ना तो इलाज की बात है, ना एजुकेशन की बात है, ना तो किसी चीज़ की, ना प्राइवेटाइजेशन की बात है, कोई बात नहीं। बस एक बात है कि जो हो रहा है उसकी जय जय बोलनी है, और अगर आप उसकी जय नहीं बोल रहे हैं तो फिर आप एंटी इंडियन है, आपको पाकिस्तान चले जाना चाहिए वगैरह वगैरह। हाँ, पाकिस्तान तो मैं चली जाऊँ, मेरी टिकट तो कराओ, वहाँ पे घुसने नहीं देंगे, अमेरिका में जाने नहीं देंगे, रिश्ते आपके वहाँ से भी ख़राब हो रहे हैं, टिकट करा दो रहने की, चले जाएंगे। फ़िलहाल अब जब बात ये हो ही रही है तो अब बैक टू जो आपने प्राइवेटाइजेशन बोला है, सरकारी जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी इस तरह के प्रॉब्लम्स का फेस करने पड़ा। जब आप JNU की बात करते हैं तो JNU के हॉस्टल्स की फ़ीस आप जब देखेंगे 10 रुपये, 100 रुपये, इस तरह में आपका पूरा रहन बसर पूरा हो जाता था। अब वहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी, जब हमारी पूरी टीम गई थी JNU, हमें पता लगा कि अब वहाँ पे हॉस्टल खुल रहे हैं, वो भी प्राइवेटाइज करके खोलेंगे कुछ हॉस्टल, क्योंकि उनका नुकसान, किस चीज़ का नुकसान हो रहा है उनका? जब हम बात करते हैं एजुकेशन की, वहाँ पे 80% कट ऑफ हो गया, मतलब वहाँ पे जो फंड्स आते थे 80% काट दिया गया। लाइब्रेरी का भी ये सेम इशू है वहाँ पे। हमारा यूथ ये सब देख ही नहीं रहा है, उसको ये सब समझ में ही नहीं आ रहा है। उसको आज आप मान के चलिए कि एक नेता हमारे पास ऐसा नहीं है जो ये बोल पाए कि स्टूडेंट्स के लोन के ऊपर भी GST लगा रखा है, वो भी इतनी भारी भरकम, और स्टूडेंट्स के जो बेसिक राइट थे, रिसर्च पेपर हमारा बेसिक राइट है, RTI हमारा बेसिक राइट है, हमारे जितने बेसिक राइट थे उनको हमें एहसान की तरह दिया जा रहा है। तो आप स्टूडेंट्स से क्या कहेंगे कि भाई क्या बिल्कुल ही अपना दीन ईमान बेच खाए हो, कि जो तुमको एक तो तुम्हारे हक की चीज़ें दे रहा है वो भी एहसान करके, तुम उसके खिलाफ भी आवाज़ नहीं उठा रहे हो? क्या आपका क्या ओपिनियन है? स्टूडेंट्स को आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे?
ये निर्भर करता है कि जैसे कि बहुत नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, बहुत लोग नशे के खिलाफ बात करते हैं कि भाई तुम ये चरस पीना छोड़ दोगे, हेरोइन लेना छोड़ दोगे, या कानपुर में गुटखा भी खाना, तम्बाकू खाना छोड़ दोगे तो कैंसर से बच जाओगे। अब लेकिन वो लोग नहीं समझते हैं और वो करते रहते हैं। और बस यही बात यहाँ पे भी है कि लोग इस नशे में, इस फितूर में कि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनको गलती है, उनको भ्रम है कि ऐसा करके इनको सपोर्ट करके वो राम को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा करके वो देश को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उनको पता नहीं कि देश तो वही है। वो ये इस भ्रम में है कि देश, उनको लगता है कोई और चीज़, उनको लगता है कि देश जो कागज पे बनाया गया था ना, बहुत लोगों का राष्ट्र को लेके, देश को लेके जो विचार है वो इतना बेसिक होता है। उनको लगता है कि स्कूल में हमको पढ़ाया गया था कि वो ऐसे कुछ बना हुआ था वो देश। उनको आइडिया नहीं कि देश कोई डिज़ाइन थोड़ी है, देश कोई 3 रंग थोड़ी है, देश तो तुम ही हो, देश तो हम ही लोग हैं। अब हम ही लोगों को अगर नहीं मिल रहा है कुछ, हम ही लोगों का इलाज नहीं हो रहा, हम ही लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, हम ही लोगों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा, रिसर्च नहीं करने दिया जा रहा, कॉपरेट नहीं किया जा रहा, तो फिर किस देश का भला हो रहा है? ये लोग अपने आप को देश माने, ये जरूरी है कि देश के किसी जो कल्पना में है उससे बाहर निकलें और समझें कि असली देश वो खुद हैं, वो कोई और नहीं है, ना कहीं इतिहास में है, ना कहीं भविष्य में है, वो आज है, यहीं है, उन्हीं में है। तो वो अपने प्रति पहले सचेत हों, अपने आप को महत्वपूर्ण समझें। और नशा मुक्ति में एक और बात होती है, बहुत तरह की एडिक्शन थेरेपीज में आजकल क्या बात करते हैं ना कि सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करते हैं। वो कहते हैं अगर सेल्फ रेस्पेक्ट होगी, सेल्फ रेस्पेक्ट और एडिक्शन दो अलग उल्टी चीजें मानी जाती है ना हमेशा। अगर एडिक्शन होगा तो सेल्फ रेस्पेक्ट नीचे जाएगा, और सेल्फ रेस्पेक्ट ऊपर जाएगा तो एडिक्शन नीचे जाएगा। लोगों का सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हो गया है मुझे लगता है। अगर वो अपने आप को, लोगों में कि स्टूडेंट्स में सब में ही, अगर वो अपने आप को वैल्यू दें कि वो कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो आने वाला देश है, वो देश के कल की जनरेशन है, अगर वो ऐसे अपने आप को देख पाएंगे तो वो इस तरह के सारे एडिक्शन से जिनके बारे में वो जब भी तार्किक तरह से सोचेंगे, उनको पता है कि इसका कोई अर्थ नहीं है, उससे निकल पाएंगे। तो बेसिकली वो एडिक्शंस में पड़े हुए हैं, वो अपनी वैल्यू रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि वो खुद क्या खो रहे हैं। अपने लिए वो हॉस्टल मांग सकते थे, अपने लिए वो बहुत सारी रिसर्च करने की संभावनाएं मांग सकते थे, दुनिया के युवाओं से कम्पीट करने की संभावनाएं मांग सकते थे, पर वो नहीं मांग पा रहे हैं और वो एक एडिक्शन में फंस के शिकार हुए जा रहे हैं। लेकिन ये भी तो एक प्रॉब्लम है हम स्टूडेंट्स के साथ कि अगर हम लोग किसी चीज़ पे आवाज़ उठाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज को पहले लगता है कि इनको चुप कराओ, इनको निकालो पहले यहाँ से। जेएनयू के साथ यही हो रहा है, अपनी जो जेएनयू यूनिवर्सिटी है उसके साथ यही हो रहा है। वहाँ पे पॉलिटिकल दखल इतना ज़्यादा हो गया है कि उनको चुप कराने के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। मगर कमाल की बात है कि मुझे लगता है ये सब चीज़ें बदलती नहीं हैं। किसी को चुप करा के आप उसके विचार नहीं बदल सकते, लेकिन ख़त्म ज़रूर कर देंगे आप, नहीं कर सकते डरा के। सवाल है कि अगर उनके अंदर ये चेतना बची हुई है कि वो क्या है, तो क्योंकि कल तो अभी तो वो पढ़ाई कर रहे हैं, पर कल आने वाले वक्त में वो देश को बदल देंगे। जब वो मेजॉरिटी में, जब उनके पास वोट करने का अधिकार आएगा, या अगर अभी आ भी गया है, तो वो चीज़ों को बदल सकते हैं। अगर उनके अंदर ये चेतना बची भी रहे तो किसी को दबा के बहुत दिन नहीं रखा। कमाल की बात यह है कि इस तरह का दबाव बहुत दिन काम नहीं करता है ना। वो लोहिया जी का एक डायलॉग था कि जिंदा कौमें इलेक्शन का 5 साल इंतजार नहीं करती हैं सरकारें बदलने के लिए, लेकिन उसको मान हटा भी दें तो 5 साल के बाद तो एक मौका आता ही है। अगर वो अवेयर है तो 5 साल बाद तो उस आधार पे एक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे इस तरह की जो बंदिशें हैं, इसका जवाब उनको इलेक्शन में देना होता है। हमको डेमोक्रेसी में सबसे सीधा रास्ता वो है। और कोई लगातार अगर ऐसे बार बार पावर में आ रहा है, इतनी बार वापसी कर रहा है इतने बड़े बहुमत के साथ या बहुमत के साथ कैसे भी, तो इसका मतलब है कि लोग उन मुद्दों को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। और जो अगर जेएनयू में लोग इसको रियलाइज़ कर रहे हैं पर लड़ नहीं पा रहे हैं, मेरे ख्याल से लड़ नहीं पाना बड़ी समस्या नहीं है, और उसको एहसास नहीं कर पाना, वहाँ खड़े नहीं हो पाना, अपने मन के अंदर से आवाज़ ना उठा पाना, वो ज़्यादा ख़राब बात है। वरना तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बदले ना गई हो। दुनिया बदलती रही है लगातार। किस देश में सरकारें नहीं बदली हैं, किस देश में सिस्टम नहीं बदले हैं, किस देश में तख्ता पलट नहीं हुआ है। सब चीज़ें बदलती हैं और विचारधाराएं जो डोमिनेट कर रही होती हैं वो बदल के कुछ और हो जाती हैं हर कुछ सालों में। तो वो तो यहाँ भी हो सकता है, पर लोग तो एहसास करें कि उनके लिए अच्छा और उनके लिए बुरा क्या है। तो आपको ऐसा लगता है कि अच्छा, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ लीग क्वेश्चन है, बट अभी आपकी बात सुनते सुनते मेरे दिमाग में ये आया है कि आपको लगता है कि देश में स्टूडेंट लीडर्स की ज़रूरत और ज़्यादा हो गई है? ऑफ कोर्स, शायद बहुत सारे जैसे कि अभी लीडर्स तो हमारे पास हैं, पर वो इन्फ्लुएंसर्स के फॉर्म में हैं। हाँ। और वो लोगों को हंसा रहे हैं, लोगों के साथ तरह तरह के मजाक कर रहे हैं, सोशल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो यही लीडर्स हैं। और वो बहुत सारे यंग लोग ही हैं जो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, रील्स बना रहे हैं। तो अगर उनके भीतर इसमें समझ होगी, इसमें इंटरेस्ट होगा और इस बारे में बात करने की इच्छा होगी, तो वो ऑफकोर्स अभी क्षमता है
सोचिए इसके पहले कब क्षमता थी कि आप कानपुर में बैठ के देश भर के लोगों को भी प्रभावित कर सकते हैं, जो अब है सोशल मीडिया के बाद। तो अभी मतलब किसी तरह की लीडरशिप बहुत आसान भी है, बशर्ते ये लोग आगे आएँ और अपने मुद्दों को, अपनी बात को रखें। तो हाँ, मतलब इसकी बहुत ज़रूरत है कि इस तरह के लीडर्स को आना चाहिए, यंग लीडर्स को आना चाहिए। पर हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वो हमेशा यूनिवर्सिटी से ही आएंगे, वो घरों के अंदर बैठे हुए स्पेस से भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि वो उतने इंस्टीट्यूशन से या उतने ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन से निकल के आए। अब तो हर आदमी भी एक तरह का लीडर है जो अपनी बात को उठा सकता है, रख सकता है। लेकिन हमारे इस समय भीड़-चाल भी तो चल रही है, तो वो आएंगे तो उनका अस्तित्व कैसे बनेगा यहाँ पे? ये भी तो सोचने वाली बात बनती है। हाँ, क्योंकि ये खेल वही है कि जब आप देखते हैं कि आप क्या करेंगे तो लोग आपको पसंद करेंगे और क्या करेंगे तो आपको नापसंद करेंगे, इसी के हिसाब से हम अपने डायलॉग बदलते हैं, अपने स्टैंड चेंज करते हैं। पॉलिटिक्स यही होती है। तो यही बात उन लोगों को भी देखना चाहिए जो कैसी भी लीडरशिप में आ रहे हैं। बहुत बार ऐसा हुआ है, जैसे जिन्ना के बारे में कहा जाता है कि बेसिकली वो एक एथेइस्ट थे, लेकिन बाद में वो बहुत इस्लामिक नेता की तरह सामने आए। तो लोग फायदे के लिए स्टैंड चेंज करते हैं और यही सबसे बुरी बात है। तो ये लोग भी कई बार, बहुत सारे लोग जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो इस बात से डरते हैं कि अगर वो सच बोलेंगे तो अपने फॉलोअर्स को खो देंगे। जैसे आप कह रही थी कि कमेंट्स में हेट आएगा, और लोग बहुत डरते हैं। और अगर सोचिए कोई इस्टेब्लिश चैनल है तो वो इस बात से डरता है कि वो अपने सब्सक्राइबर्स को खो देगा। और ये बहुत रियलिस्टिक डर है और बहुत असली डर है, क्योंकि अगर वो फॉलोअर्स को खो देगा तो वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। ऐसे कोई भी इंडिविजुअल जो भी सोशल मीडिया पे सर्वाइव कर रहा है, वो जनता के मेजॉरिटी के डर से डरता ज़रूर है, उसको फ़र्क ज़रूर पड़ता है। ये बात तो है, लेकिन असीम आपको हम एक बात बता दें, ये जो 10 स्टूडेंट की जब हमने मुहिम छेड़ी थी, उस समय ये पता था कि अगर चेंज लाना है तो हेट भी आएगा, लोग सुनाएंगे भी, लोग हाथ पकड़ेंगे भी और बहुत सारे लोग हाथ छोड़ेंगे भी। तो ये सब सोच के ही हम लोग उतरे थे मैदान में। हम लोग तो उतरे थे अब जनता के लिए नहीं थे ना, हम लोग आने वाले कल के लिए उतरे हुए, क्योंकि हम भी उसी ही जो कहते नहीं हॉट वाटर से गुजरे हुए हैं। अब चेंज लाना है तो एक क्या खूब कहा एक शायर ने कि एक आग का दरिया और डूब के जाना है। तो हम आग के दरिया में कूद तो चुके, अब डूब के निकलने का इंतजार है। तो 10 स्टूडेंट को फर्क नहीं पड़ता कि आप नीचे कितना हेट करते हैं हमें। बैक टू सम रियल, बहुत ज़्यादा सीरियस टॉक हो गई, अब आपकी नॉर्मल आपके ऊपर आ जाते हैं। आपने जब ये कार्टूनिस्ट का करियर चूज किया था और आपने जब ये डिसाइड किया था कि अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम होगा, जब आप उस टाइम पे जब आप जुड़े थे इस मुहिम से करप्शन के अगेंस्ट, घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वाले कभी मेरे ऐसे फैसलों से बहुत खुश नहीं रहे। हालांकि मतलब अच्छी बात है कि मेरी खुशकिस्मती से ऐसे घर वाले हैं जो अंत में मेरे साथ खड़े होते हैं। शायद उनके पास कोई चॉइस भी नहीं होता होगा लेकिन कोई परिवार ऐसे सपोर्ट नहीं करेगा किसी का भी, किसी को मतलब इनकरेज नहीं करेगा कि ऐसा करो। उन्होंने सपोर्ट किया है, पर ऑफ कोर्स वो इनकरेजिंग नहीं थे। उनको भी लगता था कि बहुत तरह की समस्याएं होंगी, और मैं अकेला बेटा हूँ उनका, तो फिर चाहे वो भविष्य को देखना हुआ या फिर इस तरह के मामलों में पढ़ना कि जेल और मुकदमे, सब तो सामान्य घर से मैं आता हूँ। तो ये ऑफ कोर्स ये सब बातें थी। हालांकि मैं जिस परिवार में हूँ, मेरे बाबा जी फ्रीडम फाइटर थे, सोशलिस्ट एक्टिविस्ट थे, बहुत सारा उन्होंने काम किया, 17 बार जेल गए। लेकिन फिर भी उस परिवार से आने के बाद भी लोग ये नहीं, मतलब उतना बड़ी बात नहीं होती है अगर कोई एक्टिविज्म की बात करे तो कि लोग एकदम घबरा जाएंगे। लेकिन हाँ, कुछ हद तक फ़र्क पड़ता है। कुछ हद तक फ़र्क पड़ता है ना। एक्चुअली हमारी टीम से आदित्य का एक सवाल था। उन्होंने बोला था कि आपने अपने करियर में सबसे पहले कार्टूनिस्ट बने, फिर आप प्रोटेस्ट करने आए और उसके तुरंत बाद आप बिग बॉस के हाउस चले गए। ठीक है, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं था कि लाइमलाइट के लिए किया जा रहा था या सच में चेंज लाने का था? इनको जवाब दीजिए, इन्होंने पूछा। नहीं, ये सवाल तो बहुत लोगों के मन में रहता है, मुझसे पहली बार नहीं पूछा गया है। हाँ। मुझे लगता है कि पहली बात है कि जब हम कोई काम करें, जैसे कार्टून्स को लेके मेरा मानना ये ज़रूर था कि क्योंकि इंडिया में एक ट्रेडिशन है, आर.के. लक्ष्मण एक बहुत कमाल के कार्टूनिस्ट इंडिया में हुए और उन्होंने बहुत सारे कार्टूनिस्ट को इनकरेज किया, और उनकी जो एक शैली थी वो बहुत ही मॉडेस्ट भाषा थी उनकी, बहुत ही मॉडेस्ट तरीके से उनके कार्टून्स होते थे, बहुत ही कम ऑफेंसिव। तो मुझे लगा कि कार्टून्स को थोड़ा ऑफेंसिव होना चाहिए, और मैंने बाहर देखा कि आर्ट एक्टिविज़म एक दौर में शुरू हुआ था, लोग आर्ट के जरिए एक्टिविज़म कर रहे थे। तो मेरे दिमाग में था कि आर्ट को एक्टिविज़म के लिए यूज़ किया जाए। सिर्फ अखबार के लिए कार्टून बनाना जो आपको पता है कि अगले दिन पुराना हो जाएगा, और वो डिपेंड करता है कि आज किस नेता ने क्या बयान दे दिया, लालू जी क्या बोल दिए हैं कि क्या आडवाणी बोल दिए हैं। तो हमको लगा कि वो उससे आगे निकलना होगा और मुद्दों पे काम करना होगा, और आर्टिस्ट की अपनी भी एक भूमिका हो सकती है। तो ऐसे करके उस मूवमेंट को मैंने कार्टून्स की तरह ज्वाइन किया और एक वेबसाइट बनाई, कार्टून्स अगेंस्ट करप्शन। अब उसके बाद जो चीज़ें हुई वो फिर ऑफ कोर्स मेरी कोशिश थी, क्योंकि जब अखबार के लिए आप काम करते हैं आप 25 बार सोचते हैं कि आपका एडिटर क्या चीज़ पास करेगा और क्या नहीं करेगा, क्योंकि कार्टून बनाने में लगती है मेहनत।
और आप दिन में शाम तक वेट करते हैं कि आज की खबर क्या है, उस पर आप बनाते हैं एक कार्टून। आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका एडिटर उसको रिजेक्ट कर दे और आप दूसरा बनाए। तो आप हमेशा जान जाते हैं कि ये एडिटर कहाँ तक जा सकता है। फिर भी मैंने जिन अखबारों में काम किया है 2-3 बार उन्होंने अपोलॉजी छापी है कि ऐसे करके किसी को ठेस पहुंची हो तो, है ना, क्योंकि कई लोग फ़ोन कर देते थे, सब करते थे। मैं शुरू से थोड़ा सा ढंग से काम करता था, मतलब थोड़ा सा मेरा कार्टून थोड़ा ऑफेंसिव होता था। तो मुझे लगा कि अब जब मैं खुद कर रहा हूँ, कोई एडिटर नहीं है, तो मुझे उसको ऑफेंसिव रखना है। तो वो ऑफेंसिव मैंने रखा। और उसके बाद फिर जो मुकदमा हुआ सेडिशन का, उसका मैंने वैसे ही सामना किया, क्योंकि मुझे लगा कि सेडिशन के बारे में जब मुकदमा हुआ तो मैंने उस पर बेल नहीं दिया। मैंने कहा कि मैं इस पर कोई लॉयर लेके और बेल के लिए अप्लाई नहीं करूँगा, मैं अपना डिफेंस ही नहीं करूँगा जब तक कि सेडिशन नहीं हटाया जाएगा। क्योंकि कार्टून बना के अगर मैं करप्शन के मुद्दों को उजागर कर रहा हूँ तो इस पर देशद्रोह का कोई सेंस बनता नहीं है। तो शायद वो मेरे पक्ष में गया और सद इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक माहौल था। किसी में से लोग मेरे सपोर्ट में आए और फिर सरकार ने खुद ही सेडिशन की धारा वापस लेना कि मुकदमा अभी चल रहा है, एक धारा बची हुई है, अप्रैल में अगली तारीख है। तो 12 साल 13 साल बाद भी वो चीज़ें चल रही हैं। 2012 की शुरुआत का मुकदमा था। मगर हाँ, और उसके बाद बिग बॉस की बात थी। तो मुझे हमेशा लगता है कि लोगों तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। इस बीच में मैं एक्टिव नहीं हूँ तो उस तरह नहीं सोचता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा ही कि जो लोग एक्टिव हैं उनको लोगों तक पहुँचना चाहिए। और वो दौर उतना सोशल मीडिया वाला भी नहीं था। सोशल मीडिया आ गया था पर अभी की तरह प्रभावशाली नहीं था। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए कि लोगों तक पहुँचने की, उन तक कैसे जुड़ा जा सकता है, उन तक अपनी बात कैसे पहुँचाई जा सकती है, बजाय कि अलग उसमें रह के। हालांकि मैंने बिग बॉस कभी देखा नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि ये बेसिकली घर के अंदर होने वाली तमाम पॉलिटिक्स पर आधारित एक शो है जो कि बाहर की बातों को बाहर नहीं लाता है। तो जैसे वहाँ पर भी बहुत सारी बातचीत होती रहती थी। जब मैं था, संपत पाल थी वहाँ पर, संपत पाल गुलाबी गैंग की जो लीडर थी, वो उस शो में थी। सिद्धू थे, सिद्धू तब सिटिंग एमपी थे। तो बहुत सारा पॉलिटिकल बातचीत या डायलॉग से इस तरह की चीज़ें हुई उस दौरान में। सपना भवनानी थी, वो भी अन्ना मूवमेंट में भी एक्टिव थी, एक्टिविस्ट भी रही थी, फिल्म मेकर थी। तो बहुत सारे लोग थे और इवन आम लोग भी। हम ये कहें कि ये एक्टिविस्ट और नॉन एक्टिविस्ट, ये सब बेकार की बात है। 2012 एक ऐसा वक्त था जब सारा देश एक्टिविस्ट था। अन्ना आंदोलन के आसपास के समय में हर कहीं यही बात होती थी, हर चौराहे पे हर कोई देश को बदल देना चाह रहा था, जैसे अभी सब हिंदू राष्ट्र बना देना चाह रहे हैं। तो वो एक नैरेटिव था और उस समय मुझे लगा कि हाँ, यहाँ जाके अपनी बात करनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो भी हुआ, लोगों ने उसको जैसे भी देखा। बहुत बार लोग उसको ऐसे देखते हैं कि हाँ इसने, तो वो तो लोगों का अपना देखने का नजरिया है, पर हम लोगों को अपना काम करना चाहिए। तो उस समय मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। आपको अपना जवाब मिल गया आदित्य? फेम के लिए नहीं किया था इन्होंने। कुछ सवालों का कोई जवाब नहीं होता है, तो लोगों को स्वयं में अपने मन में इसको ढूंढना होता है, हमेशा तय करना होता है कि उसे कैसे देखेंगे। और दूसरी बात है कि हमने कुछ चीज़ें कॉइन कर दी हैं। जैसे कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि बिग बॉस के तुमको पैसा मिला होगा, कितना पैसा मिला है, तुमने पैसे के लिए कर दिया। तो ये वैसा है यार कि दुनिया पैसे के बिना चलती भी नहीं है। जब मैं किसी अखबार के लिए काम कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि अखबार मुझे पैसा देगा उस कार्टून का। पर जब मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ और मैं लोगों से पैसा मांग भी नहीं रहा हूँ, कोई क्राउड फंडिंग भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं कैसे उसे चला रहा हूँ और कैसे मैं अपना खर्चा चला रहा हूँ, या जब मैं ज़मीन पे उतरा हूँ एक्टिविज़म के लिए तो कैसे मैं उनको ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ, उन चीज़ों को, उन छोटे कैंपेन्स को। अगर कहीं पर हम एक मीटिंग कर रहे हैं और एक छोटा टेंट भी लगा रहे हैं, एक ट्रेन का टिकट भी बुक कर रहे हैं, 2 लोग कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जिसके लिए हमेशा किसी भी तरह के एक्टिविज़म को रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है। हम ये कहते हैं कि आपने पैसे के लिए किया, हम ये कहते हैं कि आपने ये फेम के लिए किया, और हम ऐसा बताना चाहते हैं कि पैसा और फेम तो बहुत ख़राब चीज़ें होती हैं, लेकिन हम सब के घर में एक शीशा होता है, हमको कभी कभी वो देखना चाहिए। और असल में ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें भी होती हैं। ये बात मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बुरे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं बुरा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बुरे अच्छे की बहस में, इस फेक बहस में हम असली बुरे और अच्छे को खो रहे हैं। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम चीज़ों को कैसे देखें, हम उनको नए सिरे से अप्रोच करने की ज़रूरत है। हाँ, फेम एक ताकत है, फेम सिर्फ फेम नहीं है। आज जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर वो अच्छे ढंग से काम करना शुरू कर दें तो बहुत चीज़ें बदल सकते हैं। ध्रुव राठी एक बड़ा एग्जाम्पल है कि जिसने कैसे उसका इस्तेमाल किया है, और एक समय पे इलेक्शन तक को इन्फ्लुएंस करने की स्थिति में थे। तो फेम ही पूरी चीज़ नहीं है, अगर उसका अच्छी तरह इस्तेमाल किया जाए, और उसकी इज्जत की जानी चाहिए, पैसे की भी, अगर वो सही लोगों के पास है और सही लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अपना सपना मनी मनी सर। फिलहाल तो आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा, बहुत सीरियस टॉपिक्स पे हमारी बात हुई है। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए हमें यहाँ पे। हालांकि समय की बाउंडेशन होती है हमारे पास प्लेटफॉर्म्स पे, और आज का हमारा इतना फ्रूटफुल डिस्कशन मैं ख़त्म तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन हमारे पास भी बाउंडेशन है। और शुक्रिया, और मैं द स्टूडेंट को ये शुभकामनाएं दूंगा कि आप लोग ऐसे ही ये बात करते रहें, क्योंकि नई जनरेशन के पास अभी रीच बहुत ज़्यादा है। वो पैदा ही हुए हैं सोशल मीडिया के ज़माने में,
शुरुआत से रील बनाते हैं और उनकी जीवन का हिस्सा है। अगर देखा जाए तो वो सिर्फ इन्फ्लुएंसर बनने के लिए रील नहीं बना रहे हैं या स्टोरीज नहीं कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे पॉडकास्ट नहीं कर रहे हैं। वो जैसे कि शुरू में हम लोगों का हिस्सा था दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, थोड़ी देर क्रिकेट खेलना या फिर चौराहे पे खड़े हो जाना दुकान में जाके, तो शायद अभी की जनरेशन ऐसे वो टाइम बिता रही है और ये काफ़ी फ्रूटफुल है, काफ़ी ज़्यादा फर्क डाल सकता है। तो अगर आप लोगों को बदल पाएँ या लोगों को ये सोचने पर विवश कर पाएँ कि देश के असली मुद्दों पे अगर वो काम करेंगे, अगर वो थोड़े और पॉलिटिकल होंगे। जैसे अभी कोई बात करते हैं लोग कि यंग जनरेशन पॉलिटिकल नहीं है, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं यंग था तब उस समय ये कई गुना बड़ी बात थी। अखबार का पन्ना खाली मतलब वो लोग फिल्म पढ़ते थे या स्पोर्ट्स पढ़ते थे, ज़्यादातर मेरे साथी कोई वो पॉलिटिक्स वगैरह पढ़ते ही नहीं थे। अब की जनरेशन उससे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल है, अब की जनरेशन बहुत ज़्यादा विचार रखती है। सोशल मीडिया उन्हें बहुत मतलब ओपिनियन देता है कि वो एक साइड पे खड़े होना सीखते हैं, स्टैंड लेना सीखते हैं, पर वो सही स्टैंड लें, थोड़ा सा और विचार प्रक्रिया में आगे आएँ, थोड़ा सा और अपनी जिम्मेदारी समझें, सेल्फ रिस्पेक्ट लाएं अपने मन में। तो इसके लिए अगर आप उन्हें और तैयार कर पाएँ, इनकरेज कर पाएँ, तो ये देश का भविष्य बदल सकता है। हाँ, बहुत बड़ी बात हो सकती है। सही बात है। और आपको पता है दिल्ली आकर के एक चीज़ मैंने नोटिस की है, चाहे वो ड्यू हो, चाहे वो जेएनयू हो या यहाँ के और भी कई कॉलेजेस हो, यहाँ पे ढाबा कल्चर है। बच्चे खाते समय बात करते हैं पॉलिटिक्स की, बच्चे खाते समय बात करते हैं इस समय के मुद्दों की। तो चिंगारी तो है, बस द स्टूडेंट आग लगा दे, बस यही बहुत चाहिए। बड़े, बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप लोग ऐसे शिद्दत से काम कीजिए, कुछ अच्छा नतीजा आएगा। पक्का आएगा। तो गाइस, थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। और आज हम लोगों ने बहुत सारी सीरियस बातें की, कुछ ऐसी बातें भी हैं जो किसी को पसंद आएंगी, किसी को नहीं पसंद आएंगी, लेकिन ये प्योरली स्टूडेंट्स के लिए और यूथ के लिए चैनल है। पॉलिटिकल बातें नहीं होती हैं यहाँ पे। धन्यवाद।